जीके वाले, ठीक है करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उन प्रश्नों पे जो रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न आते हैं, कौन से टॉपिक से आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको देखना है। और जिन्होंने कल परसों में इस 2-3 दिन में जो एग्जाम दी होगी उनको अच्छी तरीके से पता होगा। और 23 तारीख को भी हुआ था, 24 को भी हुआ, 25 को भी हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से पेपर हुए। और जो 23 तारीख को पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन वगैरह मिलेंगे आपको, और कल वाले जो पेपर में हुए थे उनमें भी मिलेगा। तो 23 तारीख का पेपर हुआ था, वो जिसने दिया था वो स्टूडेंट हमारे साथ में है। ठीक है, तो ये भी आपको बताएंगे कौन से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जीके से। ठीक है, तो जीके में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करें, लाओ देना है। देखो जीके में सबसे पहले किस टाइप का प्रश्न जो पूछा गया था, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। मतलब ये जरूरी नहीं कि पेपर में सबसे पहला होगा, ठीक है, पूरा पेपर सिस्टमेटिक नहीं मिलता है, लेकिन जो प्रश्न पूछे गए जो स्टूडेंट को पता होता है, जो यहाँ पे बताए हैं वो आपको बता रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, राजकोषीय नीति का नियमन कौन करता है। राजकोषीय नीति का नियमन कौन करता है, मतलब राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है, ठीक है, और इसका संचालन वगैरह कौन करता है, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब आपको पता होगा कि जो राजकोषीय नीति का निर्धारण होता है वो कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार, राइट। इतना क्लियर है। तो पहला ये था। दूसरा है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पर है या कौन सी है। तो ये हर किसी को पता होगा, जो जिन्होंने 10 दिन पहले भी तैयारी स्टार्ट की होगी ना, उनको भी पता होगा कि खारे पानी की झील चिल्का झील है, और वो कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखें साथ में कि चिल्का झील इंडिया की सबसे बड़ी लेगून झील है। ठीक है, सबसे बड़ी लेगून झील है। लेगून झील क्या होता है वो आपको डिटेल में पढ़ना है, तो बाद में ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे पूरा। अभी केवल प्रश्न देखते हैं। अब इसके बाद आगे अगला प्रश्न है तीसरा, और इसमें यह दिया है कि भारत में 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया। भारत में 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया, ये प्रश्न भी आया था। तो ये सन इसका पूछा है, तो सन है उनका 1975। ठीक है, भारत में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था, 1975 में हुआ था। कभी ये भी दे दे कि ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये स्टार्ट किया गया था, राइट। तो इतना हुआ। उसके बाद में फिर आगे है, फिजिक्स का क्वेश्चन दिया था, बहुत सरल सा, बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि जो हीटर का तार है वो किसका बना होता है। ठीक है, हीटर का तार किसका बना होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, पिछले कई एग्जामों में भी पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना है, और जिनकी एग्जाम अभी नहीं हुई है वो विशेषकर ध्यान रखें इन प्रश्नों का, क्योंकि रिपीट हो सकते हैं, राइट। तो हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, किसका, नाइक्रोम का। ठीक, उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है, नारियल का छिलका किसके कारण कठोर होता है। मतलब नारियल का ऊपर का छिलका किस कारण से कठोर होता है, तो आपको सभी को पता है, ह्यूमन सेल और एनिमल सेल आपने पढ़ा है, और प्लांट सेल भी पढ़ा है, राइट। तो जो ह्यूमन सेल होता है या जंतु कोशिका होती है, उसके ऊपर की जो झिल्ली बनी होती है वो सेल्यूलोज नहीं, किसकी, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, जो जंतु कोशिका की सबसे ऊपर की जो झिल्ली होती है, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है, मतलब लिपिड प्रोटीन लिपिड की बनी होती है, राइट। ये आपको पता होगा, पढ़ा होगा। और अब बात करें यहाँ पर नारियल की, तो नारियल का जो ऊपर का छिलका होता है वो कठोर क्यों होता है, तो उसके उत्तक के कारण कठोर होता है। ठीक है, उसके उत्तक, वनस्पति के उत्तक भी आपने पढ़े होंगे अलग अलग। ठीक है, तो उत्तकों के कारण ही वो कठोर होता है। और उस कठोरता का कारण भी क्या है, क्योंकि उसके ऊपर उसके जो सेल बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, या उस सेल के जो ऊपर जो लेयर होती सबसे ऊपर वाली कोशिका भित्ति जिसे हम कहते हैं, वो होती सेल्यूलोज की बनी होती, और सेल्यूलोज एक जटिल कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, ये है इसका आंसर। फिर आगे क्या है, हाँ, बहुत सरल सा प्रश्न पूछा गया यहाँ पे कि बीड़ी किस वृक्ष के पत्तियों का प्रयोग करके बनाई जाती है। बीड़ी, तो बीड़ी किस
वृक्ष के पत्तियों से बनती है, तो लगभग सभी को पता होगा। और जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जो स्टूडेंट, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, कई स्टूडेंट ने काम भी किया होगा। तेंदू के पत्ते तोड़ के लाते हैं, उसके बाद बेच देते हैं, और उन तेंदू के पत्ते से ही क्या बनता है, बीड़ी बनती है, राइट। तो इतना यहाँ पे कंफर्म है। और बीड़ी किससे बनती है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वैसे। और फिर आगे बढ़े, और अगला ये दिया है कि किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक इस तरीके से बांध के लटका देते हैं, तो उसके जो दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो ध्रुव जो होते हैं वो किस दिशा में ठहरते हैं, तो कौन सी दिशा में ये ठहरते हैं, तो उत्तर दक्षिण दिशा में, ठीक है। किसी भी चुंबक को लटकाएंगे किसी भी रस्सी से बांध के, तो वो उसका जो दोनों ध्रुव है, दोनों सिरे हैं, एक सिरा उत्तर की ओर रहेगा, एक सिरा दक्षिण की ओर रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये भी प्रश्न, मतलब टोटल मिला के ये बात करें कि ये जो प्रश्न इसमें पूछे गए थे बहुत सिंपल लेवल के ये प्रश्न थे, ठीक है। जो नॉर्मली यदि आपने थोड़ा 2 महीना 3 महीना 4 महीना पढ़ाई की है तो आराम से कर सकते थे इस टाइप के। ये जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ 20% क्वेश्चन टफ भी है, ठीक है, टफ भी आते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है। और फिर लास्ट में यहाँ पर एक प्रश्न है जीके का, वो है कि ईस्टर टोकरी किस धर्म से संबंधित है। ईस्टर टोकरी किस धर्म से संबंधित है। यदि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें तो प्रश्न का उत्तर उसी में छुपा हुआ है, ठीक है। ईस्टर टोकरी किस धर्म से संबंधित है, ई से ईस्टर, ई से ईसाई, ठीक है। इस तरीके से ईस्टर टोकरी ईसाई धर्म से संबंधित है, राइट। तो इतना हुआ, ये हुआ जीके का बात, ठीक है। जीके के जो प्रश्न पूछे गए थे इसकी। अब इसके बाद में फिर यहाँ पे बात करते हैं कि इसकी रीजनिंग की, और रीजनिंग में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कौन कौन से हैं। तो वो कौन कौन से टॉपिक है, तो जिसने यहाँ पर एग्जाम दी थी ग्रुप डी की, अपन उसी से पूछते हैं कि कौन से क्वेश्चन आए थे या कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो हाँ, कौन सा एक टॉपिक बताए जिससे प्रश्न पूछे गए हैं। दे रखे हैं, अच्छा दे रखे हैं, चलो ठीक है, यहाँ से ले लें। तो रीजनिंग के टॉपिक जो कम से कम 5 टॉपिक आपको बहुत परफेक्ट करना है, और उसी से बार बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट, मान लो यहाँ पे ये 3 लोग आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से यदि 5-6 लोग ले लें तो एक गोल घेरा पूरा बनता है, ठीक। तो इनको सिटिंग अरेंजमेंट इसी टाइप से होता है कि एक गोल घेरे में 5 लोगों को 6 लोगों को बिठा दिया, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, दूसरा यहाँ बैठा है, तो तीसरा किसके बीच में बैठा है, इस तरीके से नाम पूरे आते हैं, ठीक है। आपको उनको बिठाना है सिस्टमेटिक, जैसा प्रश्न बोलता है वैसा, ठीक। तो बैठक व्यवस्था बोलो या फिर सिटिंग अरेंजमेंट बोलो, इनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, लगभग हर शिफ्ट में प्रश्न आ रहे हैं, तो देखें इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ लें, ठीक। उसके बाद में फिर अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग कोई सी ऐसी एग्जाम नहीं है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न नहीं पूछते हैं। 3 से 4 प्रश्न कम से कम आते ही आते हैं, ग्रुप डी में भी आते हैं, आ रहे हैं, और एनटीपीसी की एग्जाम जो हुई थी, मैंने खुद ने दी थी, उसमें भी पूछे गए हैं, राइट। तो इनको खास करके ध्यान रखना है। अब उसके बाद अगला टॉपिक, तो अगला टॉपिक है सिलोगिज्म। मतलब सिंपली हम बात करें तो कथन और कारण को लेकर जितने प्रश्न बनते हैं उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। वो टॉपिक जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन उसमें पाओगे, मतलब जितना प्रैक्टिस होगी उतने प्रश्न आप वहाँ पे सही करके आओगे, इसलिए प्रैक्टिस जितना करोगे उतना फायदा रहेगा, ठीक। तो ये सिलोगिज्म हुआ, सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, उसके बाद में एक हुआ कोडिंग डिकोडिंग, 3 टॉपिक हुए। उसके बाद में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मैथ में भी है, नंबर सिस्टम रीजनिंग में भी है, ठीक है। दोनों साइड से प्रश्न आ सकते हैं, मैथ्स के लेवल से भी आ सकते हैं, रीजनिंग की तरफ से घुमा के भी दे सकते हैं, ठीक। तो आपको देखना है उसको भी मैथ्स में और इधर दोनों में, राइट। फिर लास्ट में है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, मतलब डायरेक्ट दिशा और दूरी जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। दिशा और दूरी, दिशा और दूरी से जुड़े हुए प्रश्न लगभग हर एग्जाम में आते हैं और इसमें भी आते हैं और आ भी रहे हैं, ठीक है। और आने वाले जितने पेपर होने वाले हैं, जो आने वाले टाइम में 2-4 दिन 5 दिन जब तक एग्जाम चलेगी तब तक डायरेक्शन से, दिशा से प्रश्न पूछे जाएंगे, राइट। तो ये थे रीजनिंग के जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। कौन सा? कैलेंडर।
हाँ, तो कैलेंडर के प्रश्न भी आते हैं, उसको भी नोट कर लें, उसको भी पढ़ लें थोड़ा सा, ठीक है। तो कौन सी डेट को कौन सा वार है या कौन से दिन कौन सी डेट थी, ये सब निकालना सीख लें। उसके बाद फिर बात करते हैं मैथ्स का। अब मैथ्स में टॉपिक देखें तो मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे प्रश्न पूछा गया वो ये है प्रतिशत से, ठीक है, प्रतिशत से प्रश्न पूछे गए हैं। और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि, तो लाभ और हानि से प्रश्न आने वाले हैं, आए भी है और आएंगे भी, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़े तो फिर मेंसुरेशन से ले लो, क्षेत्रफल निकालने का है, आयतन निकालने का है, ठीक है। तो इस तरीके से दूरी वगैरह का ये तो इस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं क्षेत्रफल से। और उसके बाद फिर आगे बढ़े तो और किससे हैं ये भी देख लें। हाँ, वर्ग और वर्गमूल बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल के एक प्रश्न जो दिया था बहुत सिंपल सा प्रश्न है, देखो यहाँ पे अंडर रूट में दिया है 729, उसके बाद में माइनस करके अंडर रूट में दिया है 400। अब इसको जिसने वर्गमूल पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भी एक बार भी पढ़ा होगा, उसने मौखिक तौर पे इसको 2-3 सेकंड में खत्म कर दिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं सिंपल, बस आपको थोड़ा सा हल्का सा पढ़ने की जरूरत हो। एग्जाम में जाओ तो वहां पे बैठो तो थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करें, मतलब दिमाग को बहुत ज्यादा गर्म ना करें ताकि प्रश्न गलत ना हो, ठीक है। जितना शांति से बैठेंगे, जितना आराम से करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, बस एक स्फूर्ति बनाए रखना है, हड़बड़ाहट नहीं रखना है, ठीक है। स्फूर्ति बनाए रखना, थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करना है ताकि प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को अटेंड कर पाए, राइट। तो ये है। उसके बाद अगला प्रश्न आपको बता रहा हूं यहाँ पर, अगला है साधारण ब्याज, ठीक है। SI एंड CI अच्छे से कंप्लीट करें क्योंकि उससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया था वो ये है कि 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई राशि कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। बहुत सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा एक बार देखेंगे ना तो उसको मौखिक निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का है प्रश्न, कठिन नहीं आ रहे हैं, सिंपल है। कुछ प्रश्न कठिन है लेकिन उससे ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे जितने टॉपिक मैंने बताए हैं उतने केवल अच्छी तरीके से कंप्लीट करके गए आप, तो ये समझ लो आपका 60% जो मार्क्स है वो आसानी से कवर कर सकते हैं। और थोड़ा सा और आगे बढ़ने के लिए 70, 75, 80 के ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा और संघर्ष करना है, थोड़ी और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, ठीक। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो था, ये ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो था, ठीक है। क्योंकि मेन टॉपिक बताए हैं, जो टॉपिक आ रहे हैं एग्जाम में वही टॉपिक यहाँ पर लिए गए हैं, ठीक। और बाकी इधर अपना कुछ बताना हो तो नहीं हो गया, ठीक है शंकर, चलिए ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ तक एंड करते हैं और बाकी उम्मीद करते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से करेंगे और कल जिनका पेपर होगा उनका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा और आने वाले जितने पेपर होंगे सभी के बहुत अच्छे पेपर जाएंगे। बस ये है कि थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करें ताकि हर क्वेश्चन को आसानी से कर पाएं और सिंपल तरीके से कर पाएं, बिना हड़बड़ाहट के कर पाएं, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।